डियर स्टूडेंट, आज हम 11th क्लास बायोलॉजी से चैप्टर नंबर 12 मिनरल न्यूट्रिशन का सेकंड पार्ट है वो डिस्कस करेंगे। और इस पार्ट में मेनली हम डेफिशिएंसी होती है जो न्यूट्रिएंट्स की कमी से जो भी अलग अलग डिजीज होती हैं उसके कुछ सिम्टम्स होते हैं वो देखेंगे। साथ में जब ये मिनरल न्यूट्रिशन ज़्यादा हो जाते हैं सोइल में और उस चीज़ की वजह से वो प्लांट के अंदर भी एक्स्ट्रा एक्यूमुलेट होते रहते हैं, इकट्ठे होते रहते हैं, उनकी वजह से भी कुछ डिजीज होती हैं, उनके भी कुछ लक्षण हैं वो देखेंगे। और उसके बाद में हम जो नाइट्रोजन साइकिल है और जो नाइट्रोजन फिक्सेशन है तो उन टॉपिक को भी इस पार्ट में डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं डेफिशिएंसी सिम्टम से। डेफिशिएंसी ऑफ एनी एलिमेंट कैन काज मल्टीपल सिम्टम्स। तो किसी भी एक एलिमेंट की कमी की वजह से काफ़ी सारे जो लक्षण हैं जो हम बाहर से प्लांट की बॉडी में देख सकते हैं। सेम सिम्टम्स में बी काज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ वन ऑफ सेवरल डिफरेंट एलिमेंट्स। जैसे हमने पिछले पार्ट में अलग अलग जो माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स के फंक्शन देखे थे, तो उसमें एक फंक्शन है वो कई एलिमेंट्स के द्वारा किए जाते हैं। और जाहिर सी बात है तो एक सिम्टम है जो वो एक या एक से अधिक एलिमेंट्स की डेफिशिएंसी की वजह से हो सकता है। डिफरेंट रिस्पॉन्स ऑफ डिफरेंट प्लांट टू डेफिशिएंसी ऑफ सेम एलिमेंट। अलग अलग जो प्लांट है वो एक ही एलिमेंट की डेफिशिएंसी के अलग अलग लक्षण है वो दिखा सकते हैं। टू आइडेंटिफाई डेफिशिएंसी एलिमेंट्स हैज टू स्टडी ऑल सिम्टम्स डेवलप्ड इन वेरियस प्लांट पार्ट्स। तो किसी भी डेफिशिएंसी सिम्टम्स को समझने के लिए एलिमेंट्स के द्वारा किए जाने वाले जो अलग अलग इफेक्ट हैं, जो अलग अलग लक्षण हैं उसकी कमी से, वो अलग अलग पार्ट्स में देखे जाते हैं। डेफिशिएंसी सिम्टम्स सोन इंक्लूड, जो डेफिशिएंसी सिम्टम्स में क्या क्या जो लक्षण है वो दिखाई दे सकते हैं। जैसे क्लोरोसिस है। क्लोरोसिस का मतलब है लॉस ऑफ क्लोरोफिल। जो क्लोरोफिल पिगमेंट होता है, ग्रीन कलर है, वो उसमें से जो लीव्स है, लीव्स में से या जो ग्रीन पार्ट होते हैं उसमें से वो खत्म होता चला जाता है, जिसकी वजह से येलोइंग इन लीफ हैं जो येलो कलर के उन्हें स्टार्ट हो जाते हैं। और ये किस चीज़ की वजह से हो सकता है? डेफिशिएंसी ऑफ नाइट्रोजन, पोटेशियम, मैग्नीशियम, सल्फर, आयरन, मैग्नीज, जिंक, मोलिब्डेनम, इनकी चीज़ की वजह से जो क्लोरोसिस है वो देखने को मिलती है। नेक्रोसिस क्या होता है? नेक्रोसिस और डेथ ऑफ टिश्यू, पार्टिकुलरली लीफ टिश्यू, इज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ, जो सेल्स हैं वो उनकी डेथ होनी स्टार्ट हो जाती हैं। और वो किस चीज़ की वजह से होती हैं? कैल्शियम, मैग्नीशियम, कॉपर, पोटेशियम, इन एलिमेंट्स की कमी से होनी स्टार्ट हो जाती हैं। और क्या सिम्टम है? स्टंड प्लांट ग्रोथ, प्लांट की ग्रोथ है वो रुक जाती है, प्लांट बोना रह जाता है। प्रीमैच्योर फॉल ऑफ लीव्स एंड बड एंड, तो जो पत्ते हैं वो टाइम से पहले गिरना शुरू हो जाते हैं। और बड्स हैं, बड भी मतलब जो अच्छे ढंग से उनको मैच्योर होना है, टहनी वगैरह बनानी है, लेकिन उससे पहले ही वो गिरना शुरू हो जाते हैं। इनहिबिशन ऑफ सेल डिवीजन ड्यू टू लैक और लो लेवल ऑफ नाइट्रोजन, पोटेशियम, सल्फर, मोलिब्डेनम। तो सेल डिवीजन है जो कि सेल डिवाइड करते हैं, अपने नंबर इंक्रीज करते हैं, वो भी रुक जाता है। किस चीज़ की वजह से? या फिर किसकी कमी होने की वजह से? नाइट्रोजन, पोटेशियम, सल्फर है, मोलिब्डेनम है, उनकी वजह से। डिले फ्लावरिंग, फ्लावरिंग में भी टाइम है जो वो काफ़ी टाइम ले लेता है। जैसे नॉर्मल फ्लावरिंग होती है तो फ्लावरिंग लेट होती है, फ्लावर लेट खिलते हैं पौधे में, ड्यू टू लो कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन, सल्फर, मोलिब्डेनम। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं जो एक ही प्रकार के जो सिम्टम हैं वो अलग अलग एलिमेंट्स की कमी से वो दिखाई देते हैं प्लांट में। उसके बाद है कुछ सिम्टम्स को हम स्पेशल, जो बोरोन के सिम्टम्स हैं उनकी कमी से होने वाले सिम्टम्स हैं, आयरन की कमी से कौन से सिम्टम्स होते हैं, तो अलग अलग हम यहाँ पे भी देख सकते हैं। जो एरोज है, जैसे बोरोन की कमी से जो बडिंग है, जो बड स्टेज होती है वहाँ पे इफेक्ट बडिंग एंड फ्लावरिंग एंड फ्रूट सेटिंग। तो ये अलग अलग जो सिम्टम्स हैं वो हम यहाँ से एक एक डिटेल में जो पॉइंट्स हैं वो देख सकते हैं। जैसे फॉस्फोरस है, फॉस्फोरस की वजह से जो कलर ऑफ लीफ होता है वो पर्पल कलर का हो जाता है। और यहाँ पे हम अलग अलग कलर है, जैसे क्लोरोसिस है वो आयरन की वजह से हो सकता है, जिसमें जो पत्ता है वो येलो कलर का हो जाता है। और कुछ डॉट्स वगैरह होते हैं पोटेशियम की कमी से देखने को मिल सकते हैं। तो हम इसके अंदर अलग अलग प्रकार की जो न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी है लीफ में, उनके कुछ सिम्टम्स हैं वो यहाँ से समझ सकते हैं। उसके बाद है
डेफिशिएंसी सिम्टम्स ऑफ एसेंशियल एलिमेंट्स, जो एसेंशियल एलिमेंट्स हैं उनकी डेफिशिएंसी से क्या क्या सिम्टम्स होते हैं। तो प्लांट ग्रोथ इज रिटार्डेड ड्यूरिंग लिमिटेड सप्लाई ऑफ एन एसेंशियल एलिमेंट एज एलिमेंट हैज वन और मोर स्पेसिफिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल रोल इन प्लांट्स। प्लांट की जो ग्रोथ है वो रुक जाती है जब जो सप्लाई है एसेंशियल एलिमेंट की वो कम कर दी जाती है, क्योंकि जो एलिमेंट्स हैं वो एक या एक से अधिक जगह पे अपना जो स्ट्रक्चरल मतलब या तो किसी की वो किसी भी कंपोनेंट की स्ट्रक्चर बनाते हुए मिलेंगे, या फिर जो फंक्शनल रोल है अलग अलग जो रिएक्शन है उनमें वो पार्टिसिपेट करते हैं। तो जहाँ जहाँ पे वो अपना काम करते हैं तो वो सारे काम है वो रुक जाते हैं। क्रिटिकल कंसंट्रेशन क्या होती है? कंसंट्रेशन ऑफ एसेंशियल एलिमेंट बिलो विच प्लांट ग्रोथ इज रिटार्डेड। तो ये वो कंसंट्रेशन, ये वो मात्रा होती है किसी भी एसेंशियल एलिमेंट की, यदि उससे कम यदि मात्रा यदि हम प्लांट्स के को देंगे या फिर उसको वो मात्रा पूरी नहीं मिल पाएगी, तो उससे कम मात्रा में क्या होता है प्लांट की ग्रोथ है वो रुक जाती है। एलिमेंट इज डेफिशिएंट व्हेन प्रेजेंट बिलो क्रिटिकल कंसंट्रेशन। तो एलिमेंट को उस टाइम ही डेफिशिएंट बोला जाएगा, कम बोला जाएगा, जब वो क्रिटिकल कंसंट्रेशन से कम प्रेजेंट है प्लांट बॉडी में। प्लांट शो सर्टेन मोर्फोलॉजिकल चेंजेस डेफिशिएंसी सिम्टम्स। तो प्लांट्स हैं वो अलग अलग मोर्फोलॉजिकल का मतलब है बाहर से हम देख के जो पत्ते वगैरह की, जैसे हमने से पिछली स्लाइड में देखी है, किसी में कलर चेंज हो रहा है, किसी के अंदर जो मोल्टिंग है वो जो पत्ता वगैरह मुड़ना शुरू हो जाता है, तो ये क्या होते हैं मोर्फोलॉजिकल चेंज, और इन्हीं को हम डेफिशिएंसी सिम्टम बोलते हैं। तो सिम्टम वेरी फ्रॉम एलिमेंट टू एलिमेंट। तो हर एक एलिमेंट की कमी से अलग अलग सिम्टम दिखाई दे सकते हैं। डिसअपियर व्हेन डेफिशिएंट मिनरल न्यूट्रिएंट इज प्रोवाइडेड टू प्लांट। और ये जो सिम्टम्स हैं उसी टाइम गायब हो जाते हैं जब हम उस प्लांट को वो मिनरल है वो देना स्टार्ट कर देते हैं। लीड टू प्लांट डेथ इफ डिप्राइवेशन कंटिन्यू। और इससे प्लांट की जो डेथ है वो भी हो सकती है यदि डिप्राइवेशन का मतलब है जो कमी है लगातार प्लांट में बनी रहती है उस एलिमेंट की, तो ये डेथ भी कॉज कर सकते हैं। डिपेंड ऑन द मोबिलिटी ऑफ द एलिमेंट इन द प्लांट। और साथ में जो ये सिम्टम होते हैं वो मोबिलिटी का मतलब है मूवमेंट, जो प्लांट के अंदर जो मूवमेंट है उस एलिमेंट की पार्टिकुलर एलिमेंट की उसके ऊपर भी डिपेंड करते हैं। डेफिशिएंसी सिम्टम ऑफ एक्टिवली मोबिलाइज्ड एलिमेंट टेंड टू अपीयर फर्स्ट इन ओल्डर टिश्यू। जो एलिमेंट बिल्कुल फास्टली मूव कर सकते हैं, प्लांट बॉडी में मूव करते रहते हैं एक जगह से दूसरी जगह पे, तो उनके जो सिम्टम्स हैं वो ज़्यादा हमको कहाँ पे पहले दिखाई देंगे? ओल्डर टिश्यू के अंदर। क्यों? इसके रीजन हम देखते हैं। डेफिशिएंसी सिम्टम ऑफ नाइट्रोजन पोटेशियम मैग्नीशियम आर विजिबल फर्स्ट इन सेनेसेंट लीफ। तो इसके एग्जांपल हैं जो जब भी नाइट्रोजन पोटेशियम और मैग्नीशियम के जो सिम्टम है जो लक्षण दिखेंगे प्लांट में, तो हमेशा वो पहले जो पुराने पार्ट हैं प्लांट के ओल्डर टिश्यू हैं उनके अंदर दिखाई देंगे। क्यों? क्योंकि बायोमोलिक्यूल्स ब्रोकन डाउन मेकिंग दैम एलिमेंट्स मेकिंग दीज एलिमेंट्स अवेलेबल फॉर मोबिलाइजिंग टू यंगर लीव्स। तो जो प्रायोरिटी है एक प्लांट के अंदर यंगर पार्ट को ज़्यादा दी जाती है, उसको ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स सप्लाई किए जाते हैं, और उनको सप्लाई करने के लिए जो ओल्ड पार्ट होता है उस उससे जो भी बायोमोलिक्यूल्स हैं उनको तोड़ दिया जाता है, और उनसे जो ये एलिमेंट्स वगैरह निकलेंगे उनको फिर यंगर लीव्स के अंदर या फिर यंगर जो अलग अलग स्टेम है ब्रांच हैं तो उनके अंदर भेज दिया जाता है। तो जिसकी वजह से जो ओल्डर पार्ट हैं उनके अंदर इन चीज़ की कमी है वो देखने को मिलती हैं। डेफिशिएंसी ऑफ रिलेटिवली इमोबाइल एलिमेंट्स टेंड टू अपीयर फर्स्ट इन यंग टिश्यू। तो जो इमोबाइल का मतलब है जो एलिमेंट मूव नहीं कर सकते, तो उनकी जो कमी है वो यंग टिश्यू में देखने को मिलती है। क्यों? क्योंकि ड्यू टू नॉट ट्रांसपोर्टेड आउट ऑफ द मैच्योर ऑर्गन। क्योंकि यदि मैच्योर ऑर्गन से ओल्ड टिश्यू से हम इनको निकालना चाहे तो नहीं निकाल सकते, क्योंकि वो स्ट्रक्चर में ही प्रेजेंट हैं। वो इस तरीके से वहाँ पे बंधे हुए हैं कि उनको हम चाह के भी नहीं निकाल पाएंगे। जैसे एग्जांपल है सल्फर और कैल्शियम है, ये स्ट्रक्चरल कंपोनेंट मतलब ये जो ओल्डर टिश्यू है उसकी स्ट्रक्चर में ही प्रेजेंट होते हैं, ऐसे किसी कंपोनेंट के रूप में नहीं पाए जाते। वो एक स्ट्रक्चर में ही रहेंगे। क्या जैसे कोई ऑर्गेनली बनाएंगे या फिर कोई सेल स्ट्रक्चर में अलग अलग जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन उसमें प्रेजेंट होंगे, जिसकी वजह से उनको इजिली हम मूव नहीं कर सकते, और जिसकी वजह से ये जो यंगर टिश्यू हैं उनको यदि बाहर से ये सप्लाई नहीं की जा रही, यानी कि वो बाहर से कमी है, तो वो उनके जो सिम्टम है वो फर्स्ट यंगर टिश्यू में ही अपीयर होते हैं। तो यहाँ से एक आइडिया मिलता है कि जो मोबिलाइज्ड एलिमेंट होते हैं उनकी कमी के जो लक्षण हैं वो ओल्डर टिश्यू में दिखाई देंगे, और जो इमोबलाइज हैं जो मूव नहीं कर सकते उनके जो सिम्टम है वो यंगर टिश्यू में दिखाई देते हैं। मिनरल न्यूट्रिशन हैज़ ग्रेट सिग्निफिकेंस एंड इम्पोर्टेंट टू एग्रीकल्चरल
एंड हॉर्टिकल्चर। तो जो मिनरल न्यूट्रिशन है, जो यदि हमको इनकी अच्छी प्रॉपर जानकारी है तो इनके हम अलग अलग फील्ड में, जैसे खेती बाड़ी में और जो हॉर्टिकल्चर मतलब जो फलों की खेती होती हैं, तो उनके अंदर भी हम इस नॉलेज का यूज करके वहाँ पे बहुत सारी जो डिजीज है उनको रोक सकते हैं। उसके बाद है टॉक्सिसिटी ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। टॉक्सिसिटी क्या होती है? मॉडरेट इंक्रीज ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट काज टॉक्सिसिटी। मॉडरेट का मतलब थोड़ी सी भी यदि हम माइक्रोन्यूट्रिएंट्स बहुत कम मात्रा में चाहिए होते हैं प्लांट को, और यदि थोड़ा सा भी उनको इंक्रीज कर दें हम सोइल के अंदर, उसकी वजह से उनकी जो मात्रा है वो प्लांट में बढ़ जाती है, और जिसकी वजह से टॉक्सिसिटी बोलते हैं इसको। टॉक्सिसिटी का मतलब है कोई भी चीज़ का यदि एक लिमिट कंसंट्रेशन से ज़्यादा होना, जैसे डेफिशिएंसी में कम होना है, इसमें ज़्यादा होने को ही टॉक्सिसिटी बोला जाता है। एलिमेंट्स आर ऑप्टिमम एट नैरो रेंज ऑफ कंसंट्रेशन। तो एलिमेंट्स हैं वो प्लांट के अंदर अपना तभी अच्छे ढंग से काम कर पाएंगे जब वो ऑप्टिमम रेंज में है। ऑप्टिमम रेंज का मतलब एक फिक्स कंसंट्रेशन होती है, उसी के अंदर ही वो अपना सही ढंग से काम कर पाएंगे। उससे कम का है तो वो डेफिशिएंसी कोज करेगा, उससे ज़्यादा है तो वो टॉक्सिसिटी बन जाता है। Minerals ion concentration in tissue that reduce dry weight of the tissue by about 10% is considered as toxic। तो मिनरल आयन कोई भी जो हमने अलग अलग माइक्रो न्यूट्रिएंट पढ़े हैं उनकी कंसंट्रेशन यदि टिश्यू में इतनी हो जाती है जिसकी वजह से जो ड्राई वेट है टिश्यू का वो 10% तक कम हो जाता है, तो उसी को हम टॉक्सिक बोलते हैं। तो इनकी मात्रा बढ़ने से जो ड्राई वेट है, जो भी वजन है प्लांट का, वो कम होना स्टार्ट हो जाता है। टॉक्सिक सिम्टम्स आर डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई। तो इनको पहचानना बड़ा मुश्किल हो जाता है। कारण क्या है उसको हम देखेंगे। एक्सेस ऑफ एन एलिमेंट में इनहिबिट अपटेक ऑफ अनदर एलिमेंट। जैसे बोरोन का हमने केस देखा था, वो कैल्शियम के अपटेक में मदद करता है। तो इसी तरीके से एक एलिमेंट की यदि कमी हो जाती है तो दूसरा एलिमेंट है वो एक दूसरे के अपटेक को कम या ज़्यादा कर सकता है। तो इसमें क्या है एग्जांपल, प्रोमिनेंट सिम्टम ऑफ मैंगनीज टॉक्सिसिटी इज अपीयरेंस ऑफ ब्राउन स्पॉट सराउंडेड बाय क्लोरेटिक वेन्स। प्रोमिनेंट सिम्टम का मतलब है जो स्पष्ट लक्षण दिखाई देता है मैंगनीज की ज़्यादा मात्रा होने की वजह से प्लांट के अंदर, वो क्या है? ब्राउन स्पॉट है, जो भूरे रंग के जो धब्बे हैं वो दिखाई देंगे पत्तों के ऊपर, जो किससे गिरे होंगे? क्लोरेटिक वेन्स। क्लोरेटिक वेन होती हैं जिसके अंदर क्लोरोफिल खत्म हो जाता है, वो येलो कलर की हो जाती हैं। जो पत्ते के बिल्कुल येलो कलर के ऊपर ब्राउन कलर के जो भी धब्बे हैं वो मैंगनीज की टॉक्सिसिटी की वजह से होते हैं। एक्सेस ऑफ मैंगनीज इंड्यूस डेफिशिएंसी ऑफ आयरन मैग्नीशियम एंड कैल्शियम। तो मैंगनीज यदि ज़्यादा मात्रा में प्रेजेंट है तो उसकी वजह से आयरन की कमी हो जाती है, मैग्नीशियम की भी कमी हो जाती है, और कैल्शियम की भी कमी हो जाती है। तो एक जो एलिमेंट है वो उसकी ज़्यादा मात्रा दूसरे एलिमेंट्स की मात्रा को कम कर सकता है, जिसकी वजह से उनके सिम्टम भी अलग अलग दिखाई देंगे फिर। इसलिए इनके सिम्टम्स को पहचानना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, टॉक्सिसिटी सिम्टम्स को। तो मैंगनीज compete विद आयरन एंड मैग्नीशियम फॉर अपटेक एंड विद मैग्नीशियम फॉर बाइंडिंग विद एंजाइम। तो जो मैंगनीज है वो आयरन और मैग्नीशियम के साथ कंपटीशन करता है। यदि मैंगनीज ज़्यादा है सोइल के अंदर तो वो ज़्यादा एब्जॉर्ब किया जाएगा प्लांट के द्वारा, जिसकी वजह से आयरन और मैग्नीशियम है वो कम एब्जॉर्ब किए जाते हैं। और जहाँ पे ये एंजाइम के साथ भी बाइंडिंग होती है तो उस केस में ये कंपटीशन मैग्नीशियम के साथ खोज करता है। मतलब जहाँ पे मैग्नीशियम को काम करना होता है वहाँ पे मैग्नीज आ जाता है, जिसकी वजह से जो एंजाइम है वो भी ठीक ढंग से काम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो बड़े स्पेसिफिक होते हैं। यदि उनको ठीक ढंग के आयन वगैरह नहीं मिलेंगे तो वो अपनी अच्छी एक्टिविटी नहीं कर पाते हैं, हो सकता है काम ही करना बंद कर दे। मैग्नीज आल्सो इनहिबिट कैल्शियम ट्रांसलोकेशन इन सूट अपेक्स। सूट अपेक्स का मतलब है जो भी तना होता है या फिर जो एरियल पार्ट होता है, हवा में जो पौधे का भाग होता है, उसके अंदर जो कैल्शियम का एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाना भी, जिसको कैल्शियम ट्रांसलोकेशन बोलते हैं, उसको भी रोकता है। सो सिम्टम्स ऑफ मैग्नीज टॉक्सिसिटी में एक्चुअली बी डेफिशिएंसी सिम्टम ऑफ आयरन मैग्नीशियम एंड कैल्शियम। तो जो मैग्नीज की टॉक्सिसिटी के जो सिम्टम्स हैं वो उन्हीं सिम्टम जैसे दिखाई देंगे जो डेफिशिएंसी सिम्टम होते हैं आयरन के। आयरन की कमी से जो लक्षण दिखाई देंगे मैग्नीशियम की और कैल्शियम की, इन तीनों की कमी से जो जो लक्षण एक पौधे के अंदर दिखाई देंगे वही लक्षण मैग्नीज की टॉक्सिसिटी की वजह से दिखाई दे सकते हैं। इसलिए ही इनके जो ये आइडिया लगाना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि ये टॉक्सिसिटी की वजह से सिम्टम्स हैं या फिर किसी की डेफिशिएंसी की वजह से सिम्टम्स हैं। उसके बाद है, तो हम यहाँ से जो टॉक्सिक इफेक्ट हैं उनके सिम्टम्स हैं वो देख सकते हैं। बोरोन है, जैसे पत्ता ठीक ढंग से विकसित नहीं कर पाता है। सल्फर है,
क्लोरोसिस देखने को मिलती है, येलो कलर के हो जाते हैं पत्ते हैं। मैंगनीज है और वो भी अलग अलग ढंग से इफेक्ट करते हैं। तो ये जो कलर का अलग अलग, जो अलग अलग लीफ की शेप है या फिर अलग अलग, जो जैसे कॉपर है, कॉपर की वजह से जो लीफ है वो बैंड हो जाता है। और अलग अलग कई जगह पे ब्लैक कलर है, जो फॉस्फोरस में थोड़ी सी जो कलर है पर्पल कलर का और लीफ का। तो ये जो सिम्टम्स हैं वो अलग अलग दिखाई देते हैं टॉक्सिसिटी की वजह से पत्ते के अंदर, जो अलग अलग प्लांट पार्ट है उसके अंदर। उसके बाद है मैकेनिज्म ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ एलिमेंट्स। जो हमने अलग अलग एलिमेंट्स पढ़े हैं वो किस तरीके से एब्जॉर्ब होते हैं रूट के अंदर। एब्जॉर्प्शन कैन बी डिमार्क्ड इनटू टू मेन फेज। दो मेन फेज में एब्जॉर्प्शन किया जाता है इनका, दो स्टेप में होता है एब्जॉर्प्शन प्रोसेस। फर्स्ट फेज में क्या होता है, इनिशियल रैपिड अपटेक ऑफ आयंस इनटू द फ्री स्पेस और आउटर स्पेस ऑफ द सेल एपोप्लास्ट। तो एपोप्लास्ट पाथवे हमने पढ़ा था पिछले चैप्टर में, जो इंटरसेलुलर स्पेस है उनके अंदर से जो ट्रांसपोर्ट होता है। तो इसके अंदर क्या है, पहली फेज के अंदर एकदम से जो जितना भी आयंस वगैरह है उनको अपटेक कर लिया जाएगा, मतलब उनको अवशोषित कर लिया जाएगा। किनके अंदर, जो फ्री स्पेस होते हैं सेल के बीच में जो खाली जगह है उनके अंदर एकदम से एलिमेंट्स को इकट्ठा किया जाएगा। और उसके बाद पैसिव थ्रू आयन चैनल। तो जो ये फर्स्ट फेज है ये पैसिव प्रोसेस के द्वारा, यहाँ पे पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है, इसमें कोई एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ती। तो आयन चैनल होते हैं अलग अलग, जो प्रोटीन चैनल प्लाज्मा मेम्ब्रेन में होते हैं, क्योंकि ये चार्ज्ड मॉलिक्यूल होते हैं और चार्ज्ड मॉलिक्यूल को प्लाज्मा मेम्ब्रेन इतना आसानी से अपने अंदर एब्जॉर्ब नहीं कर पाती हैं। तो यहाँ पे हमको जो प्रोटीन चैनल है, आयन चैनल है, उनकी जरूरत पड़ती है। तो ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन दैट फंक्शन एज सिलेक्टिव पोर्स। तो यहाँ पे जो कुछ प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, जो इंटीग्रल प्रोटीन होते हैं, जो बिल्कुल क्रॉस करते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन को और एक गेट का काम करते हैं। तो वो सिलेक्टिव पोर होते हैं। सिलेक्टिव पोर का मतलब अलग अलग एलिमेंट्स के लिए अलग अलग जो आयन चैनल है वो काम करते हैं। और सेकंड फेज में क्या रहेगा, आयन आर टेकन इन स्लोली इनटू इनर स्पेस सिम्प्लास्ट ऑफ द सेल। तो इससे क्या होगा, जो इनर स्पेस है वहां से सेल के अंदर लेके जाया जाएगा जो मिनरल्स हैं उनको, और वो सिम्प्लास्ट पाथवे आता है। रिक्वायर एक्सपेंडिचर ऑफ मेटाबॉलिक एनर्जी। और इसके अंदर जो एनर्जी का यूज किया जाता है, क्योंकि सेल के अंदर पहले से इनकी मात्रा ज़्यादा होती है और ज़्यादा बाहर इनकी मात्रा कम होती है इंटरसेलुलर स्पेस में। और वहां से इनको जब खींचा जाता है तो एक अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ट्रांसपोर्ट होता है, मतलब अपहिल मूवमेंट होती है, वहां पे एनर्जी की जरूरत पड़ती है जो कि एक एक्टिव प्रोसेस होती है। तो फर्स्ट फेज एक पैसिव प्रोसेस है, सेकंड फेज एक एक्टिव प्रोसेस है जिसमें एनर्जी लगती है, और वो सिम्प्लास्ट में आता है और पहले वाला एपोप्लास्ट में था। फ्लक्स क्या होता है, मूवमेंट ऑफ आयन। जब मूव करते हैं आयंस तो उसको फ्लक्स बोला जाता है। इन फ्लक्स का मतलब है जब सेल के अंदर मूव कर रहे हैं, और एक्स ई फ्लक्स का मतलब क्या है, जब मूवमेंट है वो आउटवर्ड होती है, जब सेल से कोई भी एलिमेंट है वो बाहर मूव करता है उसको ई फ्लक्स बोलते हैं। तो ये हम देख सकते हैं जो आयन चैनल की बात कर रहे हैं। तो आयन चैनल में क्या होता है, जो मिनरल्स वगैरह होते हैं या एलिमेंट्स वगैरह होते हैं उनको एक जगह पे अवशोषित किया जाता है, और उसके बाद उसको सेल के अंदर है वो भेज दिया जाता है। चैनल का काम करते हैं, गेट का काम करेंगे। और उसके बाद ये पैसिव ट्रांसपोर्ट है, फर्स्ट फेज है जो। और जो सेकंड है इसमें एटीपी यूज करती है, एनर्जी यूज किया जाएगा, एक साइड में बाइंडिंग होगी और दूसरे साइड में उसको छोड़ दिया जाता है, लेकिन इसमें एनर्जी की जरूरत पड़ती है। ये सेकंड फेज का पिक है, सेकंड फेज के एक जो मूविंग डायग्राम है उससे हम समझ सकते हैं। उसके बाद है ट्रांसलोकेशन ऑफ सोल्यूट। अब सोल्यूट जब मूव करते हैं प्लांट बॉडी में, जैसे आयंस को एब्जॉर्ब किया है रूट्स के अंदर, तो उसके बाद उनको ट्रांसलोकेट कैसे किया जाता है। तो ट्रांसलोकेटेड थ्रू जाइलम। तो जैसे हमने पिछले चैप्टर में भी डिस्कस किया था, तो जाइलम से ही ट्रांसपोर्ट होता है, किसके साथ में, अलोंग असेंडिंग वाटर स्ट्रीम। जो पानी की एक धारा ऊपर बढ़ रही होती है स्टेम से होती हुई, ट्रांसपिरेशन पुल के द्वारा और जो रूट प्रेशर है उसके द्वारा एक जो वाटर की मूवमेंट है वो बनाए रखी जाती है प्लांट के अंदर। तो उसके साथ में ही इन सॉल्यूट्स को, मतलब जो ये एलिमेंट्स हैं इनको मूव करवाया जाता है। एनालिसिस ऑफ जाइलम सैप शोज प्रेजेंस ऑफ मिनरल साल्ट। और जब हम जाइलम सैप का मतलब है जो जाइलम की ट्यूब होती हैं, जब उसमें से मटेरियल को निकाल के उसका हम एनालिसिस करते हैं, उसका निरीक्षण करते हैं, तो उसके अंदर अलग अलग टाइप के आयंस हैं वो पाए जाते हैं। तो केमिस्ट्री के अंदर एनालिसिस किया जाता है, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस। उसमें यही चीज़ की प्रेजेंस चेक की जाती है कि किसी भी सैंपल में अलग अलग जो एलिमेंट्स हैं, अलग अलग जो आयंस हैं, कैटायंस एंड आयंस, तो वो प्रेजेंट हैं या नहीं है। तो उस वही टेस्ट यहाँ पे किए जाते हैं, ये देखने के लिए कि वे उसके अंदर जो जिंक डाई पॉजिटिव, कैल्शियम डाई पॉजिटिव साल्ट वगैरह प्रेजेंट है या नहीं प्रेजेंट है।
उसके बाद यूज ऑफ रेडियो आइसोटोप्स ऑफ मिनरल एलिमेंट। तो इसके अंदर हम जब रेडियो आइसोटोप्स यूज करते हैं तो रेडियो आइसोटोप्स क्या हैं, जिस जिस जगह से जाएंगे वो रेडिएशन छोड़ते हुए जाएंगे। तो इससे हम ट्रेस कर सकते हैं एलिमेंट्स को कि वो किस रास्ते से गए हैं, और जब ट्रेसिंग की जाती है तो जाइलम के रास्ते से ही वो मूव करते हैं। तो उसके बाद हम जो एक मूविंग डायग्राम उसे समझ सकते हैं। जो वाटर है उसको रूट से अब्जॉर्ब किया जाता है और एक ट्रांसपिरेशन पुल के जरिए उसको ऊपर खींचा जाता है। तो एक स्ट्रीमिंग के जरिए जो एक वाटर मूव करता है उसी में मिनरल्स को साथ में इसी के साथ में मूव करवाया जाता है। उसके बाद सोइल एज रिजर्वोयर ऑफ एसेंशियल एलिमेंट। तो सोइल है वो एक रिजर्वोयर का काम कैसे करता है। रिजर्वोयर मतलब एक बहुत बड़ा संग्राहक जहाँ पे बहुत सारे एलिमेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रेजेंट होते हैं। तो मेजॉरिटी ऑफ द न्यूट्रिएंट अवेलेबल टू रूट ड्यू टू द विदरिंग एंड द ब्रेकडाउन ऑफ द रॉक्स। तो ज़्यादातर जो न्यूट्रिएंट्स हैं मिट्टी के अंदर कहाँ से आते हैं, वो जब चट्टानें हैं, जब चट्टानें टूटती हैं, विदरिंग मतलब उसका ओल्ड होना, उसका कमज़ोर होना। जब चट्टानें पहले कमज़ोर होती हैं उसके बाद टूटती हैं और उसी से मिट्टी बनती है, तो चट्टानों से ही जो ये अलग अलग न्यूट्रिएंट हैं वो मिट्टी के अंदर आते हैं। दीज प्रोसेस एनरिच सोयल विद डिजोल्ड आयंस एंड इनऑर्गेनिक साल्ट। और ये प्रोसेस होती हैं जो विदरिंग एंड ब्रेक डाउन वाली। तो इनसे जो सोइल है उसके अंदर जो डिजोल्ड आयंस और इनऑर्गेनिक साल्ट हैं वो ज़्यादा मात्रा में उनके अंदर इकट्ठे होते रहते हैं। Their role in plant nutrition is referred to as mineral nutrition because they are derived from the rock minerals है। तो इसलिए जो नाम है मिनरल न्यूट्रिशन, जो कि हम प्लांट के अंदर अलग अलग न्यूट्रिशन का एक रोल समझते हैं, फंक्शन समझते हैं, वो इसलिए आया है क्योंकि वो रॉक मिनरल्स से ही, जो खनिज लवण है उन्हीं से ही वो मिट्टी के अंदर आते हैं। Soil consists of a wide variety of substance that is only supplies minerals but also harbors। मतलब मिट्टी के अंदर बहुत ही ज़्यादा अलग अलग प्रकार के सब्सटेंस पाए जाते हैं जिनका काम केवल अलग अलग जो खनिज लवण है उनकी उसकी सप्लाई करना नहीं होता, बल्कि इसके साथ में हार्बर का मतलब है पालन पोषण करना। किसका? नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, जो अलग अलग नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं, जो प्रोसेस हम डिस्कस करेंगे इसी पार्ट में, नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो उसको राइजोबियम बैक्टीरिया है और भी काफ़ी सारे बैक्टीरिया हैं, वो उसको फिक्स का मतलब है उसकी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में बदलते हैं। जैसे जो नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में होती है वो गैसियस फॉर्म में है और उसको नाइट्रेट, नाइट्राइट्स, अमाइनो, जो अमोनियम आयन है उस फॉर्म में बदला जाता है। तो उसी को नाइट्रोजन फिक्सेशन बोलते हैं, और जो ये काम करते हैं उनको नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया बोला जाता है। माइक्रोब्स होल्ड वाटर एंड सप्लाइज एयर टू द रूट्स। और ऐसे माइक्रोब्स को भी ये जगह देती है मिट्टी जो कि वाटर को होल्ड करके रख सकें, मतलब जो पानी को पकड़े रख सकें, जिसे वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है वो सॉइल की इंक्रीज होती है। और साथ में जो मिट्टी में जो रूट्स प्रेजेंट होती हैं उनको ये एयर भी प्रोवाइड करती हैं, एयर की सप्लाई करती हैं ताकि वो सांस ले सकें। उसके बाद डेफिशिएंसी ऑफ एलिमेंटल मिनरल्स अफेक्ट क्रॉप यील्ड। तो जब भी कोई भी कमी हो जाती है किसी मिनरल की तो उसकी वजह से जो पैदावार है फसल की वो काफ़ी बुरी तरीके से प्रभावित होती है। सो नीड फॉर सप्लाइंग दैम थ्रू फर्टिलाइजर। और इसलिए हम बार बार जो मिट्टी में उर्वरक डालते हैं, खाद डालते हैं, ताकि उनकी जो सप्लाई है वो लगातार बनी रहे। उसके बाद है नाइट्रोजन साइकिल। तो न कंस्टिट्यूएंट ऑफ अमाइनो एसिड, न प्रोटीन, हार्मोन्स। तो नाइट्रोजन हमने पढ़े हैं, तो ये कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट होता है। जो अमाइनो एसिड है जो प्रोटीन बनाते हैं, हार्मोन्स और जो क्लोरोफिल है उसके अंदर भी नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है, और बहुत सारे जो विटामिन ऐसे होते हैं जिसमें नाइट्रोजन पाया जाता है। तो ये ऑर्गेनिक फॉर्म है नाइट्रोजन की, जो अलग अलग बायोमोलिक्यूल्स के रूप में पाई जाती हैं। प्लांट्स compete विद माइक्रोब्स फॉर लिमिटेड नाइट्रोजन दैट इज अवेलेबल इन सोइल। वैसे तो नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में तो बहुत ज़्यादा है और वो नाइट्रोजन किसी काम की नहीं होती। तो मिट्टी वाली जो नाइट्रोजन होती है अलग अलग फॉर्म में प्रेजेंट होती है, जो नाइट्रेट, नाइट्राइट्स, अमोनियम आयन की फॉर्म में, उसी मिट्टी वाली जो नाइट्रोजन है उसी को प्लांट यूज करते हैं और वो कंपटीशन करते हैं माइक्रोब्स के साथ, क्योंकि माइक्रोब्स को भी ये नाइट्रेट वगैरह है, नाइट्रेट्स चाहिए होते हैं अपनी अलग अलग रिएक्शन के लिए, और प्लांट भी इन्हीं को इस्तेमाल करते हैं। तो जो ज़्यादा ले पाता है, अब्जॉर्ब कर पाता है इनको, वही ज़्यादा जिंदा रहता है। और माइक्रोब्स और प्लांट में काफ़ी कंपटीशन मिट्टी में वो देखने को इसलिए पाया जाता है। लिमिटिंग न्यूट्रिएंट फॉर बोथ नेचुरल एंड एग्रीकल्चर इकोसिस्टम। इकोसिस्टम मतलब जो पारिस्थितिक तंत्र होते हैं, नेचुरल और जो आर्टिफिशियल होते हैं। एग्रीकल्चर आर्टिफिशियल है, जो खेती बाड़ी हम करते हैं, तो उसके अंदर जो एक अलग अलग जीवों का एक सिस्टम पाया जाता है, तो उनके अंदर लिमिटिंग फैक्टर का काम करता है नाइट्रोजन।
मतलब इसकी वजह से काफ़ी जो प्रोसेस है वो रुक सकती हैं। एग्जिस्ट एज टू नाइट्रोजन एटम, तो जैसे हमको पता है कि नाइट्रोजन की जो स्ट्रक्चर है एटमॉस्फेयर में जो पाई जाती है N2 के फॉर्म में पाई जाती है नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन के दो मॉलिक्यूल्स, दो एटम है, उनके बीच में ट्रिपल बॉन्ड है वो पाया जाता है। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन है वो कैसे की जाती है? प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ नाइट्रोजन N2 टू अमोनिया। तो ये क्या होता है? वो प्रोसेस होती है जिसके अंदर नाइट्रोजन गैस को अमोनिया में NH3 में बदला जाता है। और सोर्स ऑफ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन ऑक्साइड, तो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन ऑक्साइड के सोर्स क्या क्या हैं? जो अलग अलग नाइट्रोजन के ऑक्साइड हैं, जैसे NO है, NO2 है, N2O है, तो ये कहाँ से आते हैं? तो लाइटनिंग, जो बिजली चमकती है, और अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस हैं, तो वो नाइट्रोजन गैस को नाइट्रोजन ऑक्साइड में बदलती हैं। अलग अलग जो नाइट्रोजन के ऑक्साइड हैं, काफ़ी सारे टाइप के नाइट्रोजन के ऑक्साइड पाए जाते हैं, तो वो कैसे बनते हैं? लाइटनिंग से, बिजली से चमकती हैं। आल्सो फ्रॉम इंडस्ट्रियल कंबस्शन, जो इंडस्ट्रीज के अंदर, जो उद्योग हैं, उनके अंदर अलग अलग जो कोयल वगैरह है वो जलाया जाता है, तो उनसे भी नाइट्रोजन ऑक्साइड निकलते हैं। फॉरेस्ट फायर है, जो जंगलों में आग लग जाती है। ऑटोमोबाइल है, एग्जॉस्ट है, जो कि हमारे जो अलग अलग व्हीकल चलते हैं, तो उनका जो धुआं है उसके अंदर भी पाए जाते हैं। पावर जनरेटिंग स्टेशन, जो बिजली घर होते हैं, उसके अंदर भी जो कोयला वगैरह जलाया जाता है, तो उसकी वजह से भी जो ये नाइट्रोजन के ऑक्साइड हैं वो एटमॉस्फेयर में जाते हैं। उसके बाद अमोनिफिकेशन, तो नाइट्रोजन साइकिल के अंदर होने वाली प्रोसेसेस हैं। अमोनिफिकेशन में क्या होता है? डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक नाइट्रोजन ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स इनटू अमोनिया। तो जो ऑर्गेनिक नाइट्रोजन है, जो हमने अलग अलग फॉर्म में जो नाइट्रोजन पढ़ी थी, जैसे प्रोटीन है, हार्मोन्स हैं, क्लोरोफिल हैं, तो जब प्लांट की डेथ हो जाती है, तो उसके बाद इन ऑर्गेनिक सब्सटेंस को, इन ऑर्गेनिक नाइट्रोजन वाले कंपाउंड्स को अमोनिया के अंदर बदल दिया जाता है, जो मिट्टी के अंदर बैक्टीरिया वगैरह प्रेजेंट होते हैं उनके द्वारा। मोस्ट ऑफ इट कन्वर्टेड इनटू नाइट्रेट बाय सोइल बैक्टीरिया। तो इसमें से ज़्यादातर तो हम्म, अ, जो नाइट्रोजन है वो सोइल बैक्टीरिया के द्वारा नाइट्रेट में बदल दी जाती है। सम अमोनिया वोलेटाइल्स एंड री एंटर्स एटमोस्फियर, और जो कुछ अमोनिया है वो वापस एटमॉस्फेयर में एंटर कर जाती है, क्योंकि अमोनिया एक गैस है और वो एटमॉस्फेयर में चली जाती है। जबकि मिट्टी के अंदर कुछ अमोनिया है वो नाइट्रेट्स के अंदर भी बदल दी जा सकती है। उसके बाद है नाइट्रिफिकेशन, ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया टू नाइट्राइट बाय कीमो ऑटोट्रोपिक बैक्टीरिया, जैसे नाइट्रोसोमोनास है एंड नाइट्रोकोकस है। कुछ बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं जिसमें जो नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन के द्वारा उसको नाइट्राइट में बदल देते हैं, NO3 नेगेटिव के अंदर। और कीमो ऑटोट्रोपिक का मतलब है, जैसे ये ऑक्सीडेशन करते हैं तो इससे जो एनर्जी निकलती है, जैसे ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन से जो ATP निकलते हैं, ऐसे ही अमोनिया के ऑक्सीडेशन से भी जो एनर्जी निकलती है उससे जो ये बैक्टीरिया वो अपना खाना तैयार करते हैं। तो नाइट्राइट इज फर्दर, जो नाइट्राइट यहाँ पे बनी है उसको फिर दोबारा ऑक्सीडाइज किया जाता है। नाइट्राइट मतलब NO2 नेगेटिव है नाइट्राइट, और उसको नाइट्रेट में बदला जाएगा NO3 नेगेटिव। उसमें एक ऑक्सीजन और ऐड की जाती है, किसके द्वारा? नाइट्रोबैक्टर के द्वारा। ये अलग बैक्टीरिया होता है, जो अलग अलग स्टेज में जो ये बैक्टीरिया यूज किए जाते हैं, यही नाइट्रिफिकेशन में मदद करते हैं। उसके बाद नाइट्रेट इज एब्जॉर्ब्ड बाय प्लांट, और जो ये नाइट्रेट फाइनल जो कंपोनेंट बना है इसी को प्लांट है एब्जॉर्ब कर पाते हैं और उसको पत्तों में भेजते हैं। reduced to form ammonia in leaves that finally forms amine group of the amino acid, और पत्तों में लेके जाके इनका क्या किया जाता है? इसको अमोनिया में बदला जाता है, और अमोनिया में से जब एक हाइड्रोजन को हटा देते हैं, NH3 में से एक हाइड्रोजन चला गया तो NH2 बचेगा। और जो ये NH2 है, जो हमने अमाइनो एसिड की स्ट्रक्चर देखी है, उसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है, एक अमाइनो ग्रुप होता है। तो अमाइनो ग्रुप जब भी कार्बन चेन के साथ अटैच हो जाता है तो अमाइनो एसिड बनाता है, और उसी से जो प्रोटीन है वो बनता है फिर प्लांट में। उसके बाद है डीनाइट्रिफिकेशन। इसमें क्या होता है? रिडक्शन ऑफ नाइट्रेट टू नाइट्रोजन बाय बैक्टीरिया स्यूडोमोनास एंड थायोबैसिलस। तो इसके अंदर क्या होता है? जो नाइट्रेट्स हैं, NO3 नेगेटिव है, उसको नाइट्रोजन के अंदर रिड्यूस किया जाता है, मतलब रिडक्शन किया जाता है, ऑक्सीजन उसमें से रिमूव की जाती है। जो कुछ बैक्टीरिया हैं जैसे जो सूडोमोनास हैं और जो थायोबैसिलस हैं उनके द्वारा। तो इसी प्रोसेस को डीनाइट्रिफिकेशन बोलते हैं। तो नाइट्रिफिकेशन में नाइट्राइट्स या नाइट्रेट्स के फॉर्म में बदला जाता है अमोनिया को या फिर नाइट्रोजन को, खासकर अमोनिया को। और इसके अंदर क्या है? डीनाइट्रिफिकेशन में तो नाइट्रेट्स को नाइट्रोजन में बदल दिया जाता है। उसके बाद हम डायग्राम से जो नाइट्रोजन साइकिल है वो समझते हैं। तो जैसे एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन है वो एलिमेंटल फॉर्म में पाई जाती है। नाइट्रोजन के एटम के बीच में ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है। और एटमॉस्फेयर में जो अलग अलग जो गैसेज हैं, जैसे नाइट्रोजन
ऑक्साइड है, N2O है, डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड, तो ये भी प्रेजेंट होती हैं। तो जैसे नाइट्रोजन है, CO2 वगैरह है, वो किन से निकलती हैं, अलग अलग जो इंडस्ट्रियल वेस्ट हैं उनसे निकलती हैं। तो ये जो नाइट्रोजन है इसको मिट्टी के अंदर लेके आया जाता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन करवाई जाती है कुछ बैक्टीरिया के द्वारा। एनामोक्स कुछ बैक्टीरिया होते हैं, तो वो क्या करते हैं, अमोनिया के अंदर इसको कन्वर्ट कर देते हैं NH4 अमोनियम आयन में। और अमोनियम आयन का फिर क्या किया जाता है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, तो नाइट्रिफिकेशन बैक्टीरिया, जो नाइट्रिफिकेशन के अंदर बैक्टीरिया यूज किए जाते हैं, जैसे हमने पिछली स्लाइड में पढ़ा था, वो क्या करते हैं, जो अमोनियम हाइड्रोक्साइड है उसको नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, फिर उसके बाद नाइट्राइट, उसके बाद नाइट्रेट में बदलते हैं। तो नाइट्रेट और नाइट्राइट में बदला जाना ही क्या होता है, नाइट्रिफिकेशन होता है। और उसके बाद उसको नाइट्राइट को फिर फर्दर NO2 के अंदर और उसको NO के अंदर बना के उसके बाद वापस उसकी जो सिंपल नाइट्रोजन गैस बनाई जाती है उसको डीनाइट्रिफिकेशन बोलते हैं। तो नाइट्रोजन से नाइट्राइट्स या नाइट्रेट्स का बनना नाइट्रिफिकेशन कहलाता है, और जबकि डीनाइट्रिफिकेशन इसका उल्टा प्रोसेस होता है। और जो नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स हैं, इन्हीं को जो प्लांट्स हैं वो एब्जॉर्ब करते हैं, और एब्जॉर्ब करने के बाद ये ऑर्गेनिक कंपोनेंट में चला जाता है। अलग अलग जो प्रोटीन वगैरह हैं वो बनते हैं, इससे अमाइनो एसिड बनते हैं, और नाइट्रोजन बायोमास है वो देखने को मिलता है। और जब जो कोई भी एनिमल इसको खाता है, प्लांट्स को, तो वो एक एक फूड चेन के अंदर एंटर कर जाता है, और जैसे ही डिकम्पोजिशन होगी फिर एनिमल्स की या प्लांट की, तो वो डिकम्पोजिशन के जरिए वापस फिर अमोनिया में बदल दिया जाता है उसको। और जो फर्टिलाइज़र वगैरह होते हैं ये भी एक नाइट्रोजन साइकिल है, उसको मेंटेन करने में, उसको एक लगातार मेंटेन रखने में एक इम्पोर्टेंट रोल है प्ले करते हैं। और जैसे ये यूवी लाइट के लिए दिखा रखा है, यूवी लाइट भी जो नाइट्रोजन ऑक्साइड है उनको बनाने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इसी प्रकार से लीचिंग प्रोसेस के जरिए, मतलब मिट्टी से जो पानी की फॉर्म में पानी के साथ घुल के कुछ ना कुछ जो नाइट्रोजन नाइट्राइट्स वगैरह होते हैं वो वाटर इकोसिस्टम में पहुंच जाते हैं। और उनके अंदर जो यूट्रोफिकेशन क्या होता है, ये जिसके अंदर जो नाइट्रोजन या फिर कोई भी एलिमेंट है वो जब वाटर के अंदर बढ़ता है तो उससे अलग अलग जो कंपोनेंट है, अलग अलग जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी संख्या है वो बढ़नी शुरू हो जाती है, खासकर जो एल्गी वगैरह है वो बढ़ना शुरू हो जाते हैं। और इनकी जब डिकम्पोजिशन होती है तो वो साइकिल दोबारा से फिर उनको मिट्टी में मिला देता है। तो इस तरीके से जो नाइट्रोजन है वो अलग अलग फॉर्म में पाया जाना, और एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में उसका कन्वर्ट होना, और वापस उसी फॉर्म में आ जाना जिसमें वो साइकिल चला है, उसी को हम नाइट्रोजन साइकिल बोलते हैं। उसके बाद बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन का मतलब है जो नाइट्रोजन गैस है उसको दूसरी फॉर्म में कैसे बदला जाता है, और बायोलॉजिकली का मतलब है कि अलग अलग बैक्टीरिया की मदद से उसको बदला जाता है। तो हम देखते हैं, वेरी फ्यू लिविंग ऑर्गेनिज्म यूटिलाइज नाइट्रोजन इन फॉर्म ऑफ N2। तो बहुत ही कम ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो डायरेक्ट नाइट्रोजन को यूज कर सकते हैं। ओनली सर्टेन प्रोकैरियोटिक स्पीसीज आर कैपेबल ऑफ फिक्सिंग नाइट्रोजन। तो कुछ प्रोकैरियोटिक स्पीसीज मतलब प्रोकैरियोटिक टाइप के जो जीव हैं, जैसे बैक्टीरिया वगैरह के एग्जाम्पल हमने देखे हैं, वही नाइट्रोजन फिक्सेशन है वो कर सकते हैं, मतलब एलिमेंटल नाइट्रोजन को एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को नाइट्रेट या नाइट्रेट्स की फॉर्म में बदल सकते हैं। बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होता है, इसमें रिडक्शन ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का रिडक्शन किया जाता है किसमें, अमोनिया में। अमोनिया क्या होता है, NH3, और सिंपल जो नाइट्रोजन है वो N2 होती है। तो हाइड्रोजन का ऐड करके ही NH3 बनाया जाता है, इसी को रिडक्शन बोलते हैं। और ये कुछ लिविंग ऑर्गेनिजम्स के द्वारा किया जाता है विद द हेल्प ऑफ नाइट्रोजिनेज। नाइट्रोजिनेज क्या है, ये एंजाइम है। एंजाइम क्या करता है, इस रिएक्शन को, जो हाइड्रोजन एडिशन की रिएक्शन को फास्ट कर देता है। सच माइक्रोब्स आर कॉल्ड N2 फिक्सर, इन्हीं को नाइट्रोजन फिक्सर बैक्टीरिया बोला जाता है। कुड बी फ्री लिविंग, और ये बैक्टीरिया हो सकते हैं अकेले रह सके मिट्टी के अंदर, हो सकता है किसी न किसी प्लांट की जड़ों में ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन बना के रहते हैं, जैसे हमने माइकोराइजा देखा था पिछले चैप्टर में, तो जो फंगल एसोसिएशन होता है। तो फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया पूछ लिए जाते हैं एक नंबर एक क्वेश्चन में, तो एजोबैक्टर और बेजरिनिका बेजरिनिकिया, तो ये ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो कि फ्रीली एग्जिस्ट कर सकते हैं, इनको किसी भी प्लांट की ज़रूरत नहीं रहती कि वे अपना जो लाइफ साइकिल है उनके बगैर ये पूरा ना कर पाएँ। तो ये फ्रीली मिट्टी के अंदर रह के नाइट्रोजन फिक्सेशन करवाते हैं। जबकि एरोबिक एंड फ्री लिविंग अनएरोबिक, ऊपर वाले एरोबिक थे, उनको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में काम करना होता है, ये अनएरोबिक होते हैं। और फ्री लिविंग का मतलब ये भी अकेले रह सकते हैं, इनको ऑक्सीजन की कोई ज़रूरत नहीं होती। जैसे रोडोस्पाइरलम होता है, ये बैक्टीरिया नाइट्रोजन फिक्सिंग करवाता है।
फर्क इनमें एरोबिक और अनएरोबिक का ही है, दोनों है फ्री लिविंग ये। उसके बाद फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सर साइनोबैक्टीरिया। तो साइनोबैक्टीरिया जो ब्लू ग्रीन एल्गी होती हैं उनमें एनाबीना और नोस्टक ये भी फ्री लिविंग होते हैं जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन करवाते हैं। उसके बाद तो हम देख सकते हैं जो नाइट्रोजन एलिमेंटल नाइट्रोजन है वो मिट्टी में आएगी और मिट्टी में अलग अलग जो रूट्स में राइजोबियम टाइप के बैक्टीरिया होते हैं वो उसको फिक्स करते हैं। तो ये एक जो छोटा एक पिक दिखा रखी है इसके अंदर यही दिखा रखा है कि जो राइजोबियम है वो किस तरीके से नाइट्रोजन फिक्सेशन में मदद करता है। उसके बाद है सिम्बायोटिक बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। सिम्बायोटिक जैसे राइजोबियम बैक्टीरिया हमने देखा है वो जड़ों में पाया जाता है और सिम्बायोटिक एसोसिएशन बनाएगा। वो सिम्बायोटिक एसोसिएशन में क्या दोनों का फायदा होएगा, जहाँ पे बैक्टीरिया रह रहे हैं उन जड़ों को ये नाइट्रेट्स देता है और इसका खुद का फायदा क्या होता है, वहां से वो खाना वगैरह है वो लेता रहता है रूट से। लेग्यूम बैक्टीरिया रिलेशनशिप। लेग्यूम क्या होती हैं, कुछ गांठें होती हैं, कुछ लेग्यूमिनेसी फैमिली होती है जो दालें होती हैं जिनके अंदर प्रोटीन कंटेंट ज़्यादा पाया जाता है। और प्रोटीन कंटेंट किस चीज़ की वजह से है, वो नाइट्रोजन की वजह से ही है, क्योंकि नाइट्रोजन ही अमाइनो एसिड में बनाने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। तो लेग्यूम प्लांट होते हैं कुछ, उनकी जड़ों में पाया जाता है बैक्टीरिया और उसी को लेग्यूम बैक्टीरिया रिलेशनशिप बोलते हैं। स्पीसीज ऑफ रोड शेप्ड राइजोबियम, मतलब एक छड़ जैसी स्ट्रक्चर के होते हैं ये राइजोबियम बैक्टीरिया विद रूट्स ऑफ सेवरल लेग्यूम्स। कुछ लेग्यूम्स होते हैं जैसे अल्फा अल्फा है, स्वीट क्लोर है, स्वीट पी है, लेंटिल्स हैं, गार्डन पी हैं, मटर वगैरह हो गए, ब्रोड बीन्स हैं, जो सोयाबीन वगैरह हो गए, क्लोर बीन्स हैं। तो अलग अलग प्रकार के जो सोयाबीन होते हैं तो उनकी जड़ों में पाए जाते हैं ये राइजोबियम नाम के बैक्टीरिया। राइजोबियम एंड फ्रेंकिया आर फ्री लिविंग इन सोयल। वैसे तो मिट्टी में फ्रीली रह सकते हैं लेकिन ये सिम्बोइड्स भी, सिम्बोइड्स का मतलब सिम्बोइटिक एसोसिएशन भी बनाते हैं, कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, और इनके पास कैपेबिलिटी होती है कि ये नाइट्रोजन की एक फॉर्म को दूसरी फॉर्म में बदल सकते हैं। मोस्ट कॉमन एसोसिएशन ऑन रूट नोड्यूल स्मॉल आउटग्रोथ ऑन द रूट्स है। तो ज़्यादातर ये कहाँ पे पाए जाते हैं, रूट नोड्यूल्स मतलब रूट्स में गांठें ही होती हैं छोटी छोटी, तो उनके अंदर पाए जाते हैं ये, जिसकी वजह से एक स्मॉल आउटग्रोथ बोलते हैं रूट्स को। रूट की एक छोटी सी आउटग्रोथ है वो गांठ से बना लेगी, उसी को बोला जाता है रूट नोड्यूल्स। फ्रैंकिया प्रोड्यूस नाइट्रोजन फिक्सिंग नोड्यूल्स ऑन रूट्स ऑन नॉन लेग्यूमिनस प्लांट। तो जो फ्रैंकिया है वो भी नाइट्रोजन फिक्सिंग नोड्यूल्स हैं वो पैदा करते हैं जब भी किसी रूट के अंदर जाएंगे, लेकिन ये किस में पाए जाते हैं, नॉन लेग्यूमिनस। जैसे लेग्यूमिनस के अंदर तो राइजोबियम पाए जाते हैं लेकिन नॉन लेग्यूमिनस में फ्रैंकिया पाया जाता है। जैसे एलनस एक प्लांट है जो नॉन लेग्यूमिनस में आता है। सेंट्रल पोर्शन ऑफ नोड्यूल्स इज रेड और पिंक ड्यू टू लेग्यूमिनस हीमोग्लोबिन या फिर लेग हीमोग्लोबिन बोला जाता है। जब हम इस नोड्यूल को काट के देखते हैं तो ये बीच अंदर से लाल रंग की या फिर गुलाबी रंग की देखने को मिलती है, और ये किस चीज़ की वजह से है, लेग्यूमिनस हीमोग्लोबिन की वजह से होती है या फिर लेग हीमोग्लोबिन बोलते हैं इसको। तो नोड्यूल फॉर्मेशन कैसे होता है, कैसे ये जो रूट्स के अंदर आउटग्रोथ है जो गांठें हैं वो कैसे बनती हैं, involves a sequence of multiple interaction between rhizobium and roots of host plant। तो इसके अंदर काफ़ी एक सीक्वेंशियल प्रोसेस होती है, एक के बाद एक कुछ स्टेप होते हैं किस किस के बीच में, राइजोबियम के बीच में और जो रूट्स हैं होस्ट प्लांट की उनके बीच में। प्रिंसिपल स्टेज क्या आते हैं इसमें, सबसे पहले जो राइजोबियम है, राइजोबिया है, वो अपनी संख्या बढ़ाते हैं और ग्रुप बनाते हैं, कॉलोनी बनाते हैं सराउंडिंग्स ऑफ द रूट, रूट के आसपास के एरिया में। और बाद में फिर वो रूट की जो एपिडर्मिल है, जो स्किन है या फिर रूट हेयर है, उनके साथ वो चिपक जाते हैं। जो रूट हेयर हैं वो कर्ल, कर्ल का मतलब अपने जो उनकी स्ट्रक्चर है वो आगे से घूम जाती है बैक्टीरिया के अराउंड, और बैक्टीरिया है वो रूट हेयर के अंदर इनवेड, इनवेड का मतलब अंदर चले जाते हैं। Infection thread is produced carrying bacteria into the cortex of the root which initiate nodule formation। इन्फेक्शन थ्रेड का मतलब है जो बैक्टीरिया एक लाइन में एंटर करते हैं रूट के अंदर और एक धागे जैसी स्ट्रक्चर बनाते हैं, उसी को इन्फेक्शन थ्रेड बोलते हैं, जिसके द्वारा जो बैक्टीरिया है वो कोर्टेक्स रीजन है, जो हमने जो डाइसेक्शन जो एनाटॉमी पढ़ी थी तो उसके अंदर जो कोर्टेक्स रीजन है उसके अंदर चले जाते हैं ये अंदर वाली लेयर में, और उसे वहाँ पे जाके नोड्यूल्स बनाना है वो शुरू कर देते हैं, वहाँ पे गांठें बनानी शुरू कर लेंगे। बैक्टीरिया रिलीज्ड फ्रॉम थ्रेड लीड्स टू डिफरेंशिएशन ऑफ स्पेशलाइज्ड नाइट्रोजन फिक्सिंग सेल। और जो बैक्टीरिया वहाँ से निकलेंगे तो आसपास की सेल को नाइट्रोजन फिक्सिंग सेल में वो कन्वर्ट कर देते हैं। नोड्यूल्स फॉर्म डायरेक्ट वैस्कुलर कनेक्शन विद होस्ट ऑफ द एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट्स। तो नोड्यूल्स हैं वो
वेस्कुलर कनेक्शन के साथ डायरेक्टली अटैच हो जाते हैं जो जाइलम और फिलोएम है उनके साथ में, जिससे कि वो न्यूट्रिएंट्स वगैरह है वो होस्ट प्लांट से, जिस भी प्लांट में वो रह रहे हैं उससे वो खींचना शुरू कर देते हैं। नोड्यूल्स कंटेन नाइट्रोजिनेज इंजाइम एंड लैग हीमोग्लोबिन, जैसे लैग हीमोग्लोबिन हमने देखा था पिंक कलर का होता है, तो नोड्यूल्स के अंदर नाइट्रोजिनेज क्या करता है, ये नाइट्रोजन फिक्सिंग करता है जो इंजाइम, हमने पहले भी इसका नाम पढ़ा है, तो वो भी प्रेजेंट होता है वहाँ पे। तो नाइट्रोजिनेज क्या करता है, नाइट्रोजिनेज मोलिबेडनम और आयरन प्रोटीन, आयरन का एक प्रोटीन एक इंजाइम होता है, प्रोटीन जैसे प्रोटीन से इंजाइम बनते हैं, तो मोलिबेडनम और आयरन भी उसमें प्रेजेंट होता है और कैटालाइज करता है ये कन्वर्जन ऑफ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन टू अमोनिया, तो ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को अमोनिया में बदलने का काम करता है। हाईली सेंसिटिव टू मोलिकुलर ऑक्सीजन, तो ये मोलिकुलर जो ऑक्सीजन होती है, ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है एनवायरनमेंट में, उसके प्रति बड़ा सेंसिटिव होता है, मतलब यदि वो प्रेजेंट है, ऑक्सीजन प्रेजेंट है, तो ये अपनी एक्टिविटी रोक देता है। रिक्वायर्स एनारोबिक कंडीशन, तो इसलिए इसको वहाँ पे जब ये काम करता है तो वहाँ पे ऑक्सीजन नहीं चाहिए होती, तो इसकी खास बात यही होती है ये एनारोबिक कंडीशन में ही काम कर पाता है। नोड्यूल्स अडेप्टेशन टू प्रोटेक्ट एंजाइम फ्रॉम ऑक्सीजन, तो इसलिए नोड्यूल्स हैं उनके अंदर कुछ ऐसे अनुकूलन आते हैं जिससे इस एंजाइम को नाइट्रोजन से बचा के रखा जाता है। तो लैग हीमोग्लोबिन प्रोटेक्ट दीज एंजाइम्स बाय स्क्वेंजिंग ऑक्सीजन, तो लैग हीमोग्लोबिन है यहाँ पे क्या काम करता है, जो ऑक्सीजन है आसपास में उसको खत्म कर देता है, स्क्वेंजिंग का मतलब उसका सफाया कर देता है, जिससे जो एंजाइम है वो ऑक्सीजन से बचा रह जाता है और वो अपना काम करता रहता है। माइक्रोब्स लीव as aerobes under living condition but during nitrogen fixing events they become anaerobic, तो जो माइक्रोब्स हैं जब एरोबिक कंडीशन इनको मिलती है, कब रहते हैं ये फ्री लिविंग कंडीशन, जब ये अकेले रह रहे होते हैं किसी जड़ों के साथ कोई कम्बिनेशन नहीं बनाते, तो अब ये एरोब्स होते हैं, मतलब ये एयर की प्रेजेंस में जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में अपना काम कर सकते हैं, लेकिन जैसे ये नाइट्रोजन फिक्सिंग इवेंट्स में चले जाते हैं उस केस में ये अनाएरोबिक हो जाते हैं, जब ये मतलब सिम्बायोटिक एसोसिएशन बनाएंगे तो अनाएरोबिक वहाँ पे मिलेंगे। अमोनिया सिंथेसाइज बाय नाइट्रोजिनेज रिक्वायर्स ए वेरी हाई इनपुट ऑफ एनर्जी, तो अमोनिया जब नाइट्रोजिनेज के द्वारा सिंथेसाइज की जाती है तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जी वो लगती है, और वो आइडिया हम इससे ले सकते हैं 8 एटीपी के मॉलिक्यूल यूज किए जाते हैं एक अमोनिया प्रोड्यूस करने के लिए, एक अमोनिया का मॉलिक्यूल है उसको प्रोड्यूस करने के लिए 8 एटीपी लगते हैं, तो ये बड़ी ही एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस होती है। उसके बाद हम जो नोडुल फॉर्मेशन है वो देख सकते हैं, जैसे मिट्टी के अंदर जड़ें होती हैं बैक्टीरिया इनके आसपास प्रेजेंट होते हैं, और जैसे बैक्टीरिया के पास ये रूट पहुंचेगी तो एक करली लाइक स्ट्रक्चर वो बनाना शुरू कर देगी, हुक लाइक स्ट्रक्चर, और इसकी वजह से जो बैक्टीरिया इसके अंदर एंटर कर जाते हैं, और एंटर करेंगे तो एक इन्फेक्शन थ्रेड है एक लाइन में ये एंटर करते हुए जाएंगे और कोर्टेक्स रीजन में पहुंच जाते हैं, और उसके बाद वहाँ पे जाके ये एक मैच्योर नोड्यूल्स है, एक आउट ग्रोथ है, एक जो भी एक आउटर स्ट्रक्चर है वो बनाते हैं। तो इसको हम जो रियल पिक है उससे समझ सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, 3 स्टेप्स में है, जैसे पहले हुक बनेगा, उसके बाद ये एक इन्फेक्शन थ्रेड बनेगा, इन्फेक्शन थ्रेड से आउट ग्रोथ है वो देखने को मिलती है। तो इस तरीके से एंटरिंग होती है रूट के अंदर। उसके बाद है फेट ऑफ अमोनिया, जो ये अमोनिया बनता है तो इसका आगे क्या होगा तो वो हम देखेंगे। अमोनिया इज प्रोटोनेटेड फॉर्म ऑफ NH4, मतलब अमोनियम आयन होता है ना, उसी की एक फॉर्म होती है ये। मोस्ट प्लांट कैन एसिमुलेट नाइट्रेट एज वेल एज अमोनियम आयन क्वाइट टॉक्सिक टू प्लांट्स, तो ज़्यादातर जो प्लांट्स होते हैं एसिमुलेट्स का मतलब है उसका यूज करते हैं, जो अमोनिया का यूज है वो नाइट्रेट्स और अमोनियम आयन के फॉर्म में यूज करते हैं, और जो अमोनियम आयन है वो जहरीले होते हैं प्लांट्स के लिए, मतलब वो उसको डैमेज कर सकते हैं। तो अमोनियम आयन इज यूज्ड टू सिंथेसाइज अमाइनो एसिड इन प्लांट्स बाय 2 मेन वेज, 2 मेन तरीके होते हैं जिसके द्वारा अमोनियम आयन है वो अमाइनो एसिड है वो बनाता है। पहला है रिडक्टिव एनिमेशन, इसके अंदर क्या होता है, अमोनिया रिएक्ट विद अल्फा कीटोग्लिटरिक ग्लूटरिक एसिड एंड फॉर्म्स ग्लूटामिक एसिड, तो ग्लूटामिक एसिड क्या है, एक अमाइनो एसिड ही होता है, और जो ग्लूटामिक एसिड है मेन अमाइनो एसिड फ्रॉम विच ट्रांसफर ऑफ NH2, तो जो मेन अमाइनो एसिड होता है जिसके अंदर जो अमाइनो एसिड के अंदर जो NH2 है उसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है, ट्रांसफर किया जाता है।
तो रिडक्टिव अमीनेशन के अंदर सिंपल सी बात है, जो अमोनिया है वो एक एसिड है अल्फा कीटोग्लिसरिक एसिड, उसके साथ रिएक्ट करके जो NH2 है उसके ट्रांसफर से, मतलब अल्फा कीटोग्लिसरिक एसिड के ऊपर जो NH2 है उसको ट्रांसफर करके ग्लूटामिक एसिड है वो बना लेता है। और ट्रांस एमिनेशन में क्या होता है, जिसके अंदर जो अमाइनो ग्रुप है एक अमाइनो एसिड से दूसरे अमाइनो एसिड की तरफ, जैसे जो कीटो ग्रुप होता है किसी भी कीटो एसिड के ऊपर, वो भेजा जाता है। तो उसके जरिए जो ट्रांस एमिनेशन है, ट्रांस एमिनेशन का मतलब ट्रांसफर अमाइनो ग्रुप है, तो इसमें अमाइनो ग्रुप है वो ट्रांसफर करके अमाइनो एसिड तैयार किए जाते हैं, और इसके अंदर क्या है, अमोनिया का रिडक्शन करवाया जाता है अल्फा कीटोग्लूटरिक एसिड के द्वारा, और जिससे उसको ग्लूटामिक एसिड बनाया जाता है। उसके बाद है टू मोस्ट इम्पोर्टेंट अमाइड्स, दो अमाइड्स होते हैं, एक एस्पार्जिन और एक होता है ग्लूटामिन। तो अमाइड क्या होते हैं, ये NH2 की फॉर्म होती है अमाइड। तो ये क्या होते हैं, स्ट्रक्चरल पार्ट होते हैं प्रोटीन के। तो प्रोटीन है उनके अंदर ये एक स्ट्रक्चरल कंपोनेंट का मतलब है किसी न किसी फॉर्म को बनाते हुए मिलेंगे, और फॉर्म्ड फ्रॉम टू अमाइनो एसिड, दो अमाइनो एसिड से बनते हैं ये अमाइड हैं। तो एस्पार्टिक एसिड और ग्लूटामिक एसिड। तो एस्पार्टिक एसिड से जो अमाइड बनता है वो एस्पार्जिन होता है, और जो ग्लूटामिक एसिड से बनता है उसको ग्लूटामाइन बोलते हैं। बाय एडिशन ऑफ अनदर अमाइनो एसिड रिप्लेसिंग हाइड्रोक्साइल पार्ट। तो ये कैसे बनते हैं, जो अमाइनो एसिड, अमाइनो जो ग्रुप है वो यहाँ पे आके अटैच होता है, और कैसे अटैच होएगा, वो एक हाइड्रोक्साइल ग्रुप प्रेजेंट होता है OH ग्रुप, उसको हटा के अमाइनो ग्रुप है वो यहाँ पे अटैच होते हैं। अमाइड ट्रांसपोर्टेड टू अदर पार्ट ऑफ द प्लांट बाय जाइलम वेसल्स। जो ये अमाइड बनते हैं, तो जो अमाइनो एसिड है, अमाइनो एसिड से ये अमाइड बनते हैं, और इन्हीं अमाइड को फिर अलग अलग जो प्लांट पार्ट में उसमें भेज दिया जाता है जाइलम वेसल्स के जरिए। स्ट्रीम नोड्यूल्स ऑफ सम प्लांट्स सोयाबीन एक्सपोर्टेड फिक्स्ड नाइट्रोजन एज यूरिड्स हैव हाई नाइट्रोजन टू कार्बन रेशो। तो जो स्ट्रीम का मतलब है, जो एक लगातार एक कंटिन्यूस फ्लो बनता है स्ट्रीम नोड्यूल से कुछ प्लांट्स के अंदर, जैसे सोयाबीन है उसके अंदर जो फिक्स्ड नाइट्रोजन होती है उसको एक्सपोर्ट का मतलब है किसी भी दूसरे जगह में भेजने का काम करते हैं ये नोड्यूल्स वगैरह, किस फॉर्म में, यूरिड्स की फॉर्म में, यूरिडीज की फॉर्म में, जिसके अंदर जो नाइट्रोजन है वो ज़्यादा पाई जाती है कार्बन से ज़्यादा। वैसे कार्बन तो ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स में पाया जाता है, लेकिन नाइट्रोजन का जो रेशियो है वो कार्बन से भी ज़्यादा देखने को मिलता है किनके अंदर, जो ये स्ट्रीम्स नोड्यूल्स होते हैं। तो अमोनिया बनाने के बाद उसको अलग अलग जगह पे अलग अलग फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाता है, इसी को बोलते हैं फेट ऑफ अमोनिया। अमोनिया का भाग्य है, अमोनिया की किस्मत, मतलब उसका फ्यूचर क्या है उसका अमोनिया का, वो इस स्लाइड में हमने डिस्कस किया है।